हेलो, नमस्कार, वणक्कम। मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हैं सीबीएसई विद सुधीर। चलिए शुरुआत करते हैं कक्षा 7 की हिंदी किताब मल्हार की, जो कि ये एनसीईआरटी की किताब है। ओके, इसका 9th चैप्टर, जो कि एक कविता है जिसका नाम है चिड़िया। और अगर आप किसी क्वेश्चन बैंक को रेफर करना चाहते हैं जिसकी जरूरत आपको जरूर पड़ेगी, खास तौर से ग्रामर के लिए और राइटिंग स्किल्स के लिए आपको जरूरत पड़ेगी, तो मेरी सलाह यह है कि आप ओसवाल बुक्स के इस क्वेश्चन बैंक को खरीदें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस ऑफ जितने भी क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल है मार्केट में, उनमें से सबसे बेहतर क्वालिटी की ये किताब है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहां पर आप अमेजॉन से खरीद सकते हैं या आप oswalbooks.com से खरीद सकते हैं, जहां पर अगर आप सुधीर 10 का ऑथर कूपन कोड लगाएंगे, क्योंकि मैं एक ऑथर हूं वहां पर, तो मेरे को ये कूपन कोड मिलता है, तो इसका इस्तेमाल करने पर आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। ओके, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं oswalbooks.com पर, अदरवाइज आप अमेजॉन पर भी खरीद सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। अब इस कविता में आखिरकार कहा क्या गया है, उसका संदेश क्या है? सो इस कविता का संदेश ये है कि मनुष्य को पक्षियों से सीख लेनी चाहिए। अपनी नोटबुक में लिखते रहो, जैसे जैसे मैं कहता हूं, वीडियो को पॉज कर कर लिखते रहो। ओके, सो मनुष्य को पक्षियों से किसी तरह की सीख लेनी चाहिए। किस तरह की सीख? कि लालच छोड़ना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, स्वतंत्र और प्रेम पूर्वक एक जीवन व्यतीत करना चाहिए, और उनका मानना है कि यही असली मानवता है। इस पर्टिकुलर कविता का मुख्य विषय या मुख्य थीम यह है कि यह कविता हमें यह सिखाती है कि पक्षियों का जीवन प्रेम, मिलजुल कर रहने से और संतोष और स्वतंत्रता का प्रतीक है। यानी कि वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, फ्री है, उसके साथ साथ वो आपस में प्रेम करते हैं और किसी भी तरह का लालच नहीं करते हैं। इन सभी विषयों पर इस पर्टिकुलर कविता में बात की गई है। तो स्टैंजा बाय स्टैंजा, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, ताकि आपको इस वीडियो के अंत तक इस कविता में कोई भी किसी भी प्रकार का संदेह या डाउट ना रहे। ओके, मैं जानबूझकर थोड़े से अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, मैं डाउट कह सकता हूं, लेकिन जब तक मैं आपको संदेह बोलकर ना बताऊं, आपको आपके दिमाग में ये बैठेगा नहीं। और मुझे मालूम है कि अगर आप यूपी, बिहार, दिल्ली से भी हैं, तब भी आप लोगों की हिंदी कोई माशाल्लाह ग्रेट नहीं होती है, वो बोलचाल वाली भाषा ही होती है। लेकिन अगर आप इस बात का अभ्यास करें कि ओके, अच्छे शब्दों का हम इस्तेमाल अपने लेखन में करेंगे, तो आपके मार्क्स भी ज्यादा आएंगे। ओके, और अच्छी हिंदी, जैसे कि अच्छी बंगाली या अच्छी मराठी या अच्छी तमिल सुनने में मजा कुछ अलग ही रहता है। ओके, पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात क्या अपनी बोली में संदेश सुनाती है? ये क्वेश्चन मार्क है, राइट? सो द सेकंड पार्ट ऑफ द पोएम ऑफ द स्टैंजा, इन दोनों लाइनों में एक प्रश्न पूछा गया है कवि द्वारा। ओके, सो कवि कहते हैं कि चिड़िया पीपल की ऊंची डाल पर बैठकर गाती है। पीपल पेड़ की ऊंची डाली पर, डाली मतलब ब्रांच। ओके, उस पर बैठकर चिड़िया गाना गाती है। और उसके बाद वो एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि उसकी आवाज में क्या वो अपनी अपनी बोली में किसी तरह का मैसेज, किसी तरह का संदेश क्या सुना रही है? तो क्या आपको ये मालूम है कि क्या वो अपनी भाषा में, अपनी बोली में आपको कोई संदेश सुना रही है? सो संदेश का मतलब मैसेज या कोई बात, और ज्ञात का मतलब पता है। क्या आपको मालूम है? क्या आपको पता है? ओके, पहला स्टैंजा हो गया, इसमें 11 स्टैंजास है। दूसरे स्टैंजा में, चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वे जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। अब इसमें क्या अर्थ बताया गया है? इसका अर्थ है, पहले मैं आपको शब्दों का अर्थ बता देता हूं। प्रेम प्रीति का मतलब है प्यार और अपनापन, यानी कि लव एंड ए सेंस ऑफ ओनिंग समबडी, ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग। ओके, चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है। रीति का मतलब है तरीका या ढंग, तो बेसिकली चिड़िया हमें प्रेम और अपनापन का ढंग सिखलाती है, का तरीका सिखलाती है। वे जग के बंदी मानव को, जग मतलब दुनिया यानी कि वर्ल्ड, बंदी मतलब जिसको कि जो कि आजाद नहीं है, जो कि किसी तरह से इम्प्रिजन्ड है, यानी कि किसी को जो बंदी बना के रखते हैं, किसी को आप अरेस्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि वो बंदी बना हुआ है, वो जेल में है।
तो जग के बंदी मानव को, यानी कि दुनिया का जो मानव है, जो कि एक्चुअली किसी ना किसी तरह से जकड़ा हुआ है, किसी ना किसी तरह से गिरफ्तार हुआ पड़ा है, उसको वो आजादी का संदेश देती है। मुक्ति मंत्र मतलब मंत्र बताती है, यानी कि आजादी कैसे प्राप्त हो सकती है उसका मंत्र उसको बताती है। पीपल के पेड़ पर बैठी चिड़िया गाने में ये संदेश सुनाती है। समझ में आ गई बात? अब हम चलते हैं तीसरे स्टैंजा की तरफ। वन में जितने पंछी हैं, खंजन, कपोत, चातक, कोकिल, काक, हंस, शुक आदि, वास करते सब आपस में हिलमिल। अब इसमें इस पर्टिकुलर स्टैंजा में कई सारे चिड़ियों के, कई सारे पक्षियों के नाम लिए गए हैं। तो वन का मतलब है जंगल में जितने पंछी हैं, पंछी मतलब बर्ड्स, जैसे कि खंजन, खंजन एक पक्षी का नाम है। ओके, खंजन एक पक्षी का नाम है जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं वैग टेल, ये टी है, वैग टेल बर्ड। ये वैग टेल बर्ड उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो ये सब पानी, जैसे तालाब हुआ, नदी हुआ या खेत हुए, उसके आसपास पाई जाती है। लेकिन वैग टेल इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जब वो चलती है तो वो अपनी पूंछ हिलाती है, तो इट इज वैगिंग द टेल। तो ये वैग टेल नाम है, इसका हिंदी में अर्थ नाम है खंजन। फिर उसके बाद कपोत का मतलब होता है कबूतर, ये प्लीज अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। चातक का मतलब है एक पक्षी जो कि केवल वृक्षों, वर्षाओं का, बारिश के समय का पानी पीता है। तो ये काफी, जैसे होता है ना हम एक्वागार्ड का या आरओ का पानी ही पीते हैं, राइट, उसी तरह से ये, इसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ बारिश की बूंदों को ही पीता है, वो वाला पानी ही पीता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं पाइड क्रेस्टेड कुकू। ओके, ये इसका इंग्लिश का नाम है। ओके, और हिंदी में इसका नाम है चातक। कोकिल का मतलब कोयल, काक का मतलब होता है कौवा, हंस का मतलब होता है, हंस का मतलब होता है हंस, इंग्लिश में बोले तो स्वैन। ओके, इंग्लिश में स्वैन कहेंगे। और शुक का मतलब होता है तोता। ओके, तो ये सारे शब्द जिनके की अलग अलग पक्षियों के नाम हैं, ये जरूर आप याद कर लीजिए। तो कहता है, कहते हैं, कभी कहते हैं इत्यादि, यानी कि इसके अलावा और भी कई सारे पक्षी हैं, वो वास करते, वास मतलब रहते हैं, राइट, वो रहते हैं सब आपस में हिलमिल, यानी कि आपस में घुल मिलकर रहते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं, वे सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है जहां चाहते जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ये पक्षी मिलजुल कर रहते हैं तो इसका मतलब है मानव आपस में दुश्मनी काफी करता है, जिसकी वजह से वो मिलजुल कर नहीं रह पाता है। तो चौथे स्टैंजा में कहा गया है कि पक्षी हमेशा आपस में मिलजुल कर रहते हैं और मिलजुल कर खाते हैं, उनका घर पूरा आसमान है और वो पूरी तरह से स्वतंत्र है और जहां चाहे वो जा सकते हैं। तो मिलजुल कर का मतलब है आपस में प्रेम से रहते हैं, राइट, आसमान ही उनका घर है, ये तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया, यानी कि पूरा आकाश उनका घर है कि उनकी मर्जी में जहां जाना चाहे वो वहां पर जा सकते हैं, राइट, तो वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। रहते जहां वहां वे अपनी दुनिया एक बसाते हैं, दिन भर करते काम, रात में पेड़ों पर सो जाते हैं। तो पांचवा स्टैंजा में कहा गया है, यहां पर बसाते हैं का मतलब है यानी कि बसाना, यानी कि घर बनाना। तो कहने का मतलब है कि पक्षी जहां रहते हैं वो वहीं अपनी छोटी सी दुनिया बसा लेते हैं, राइट, तो वेरेवर दे आर दे सेट अप देयर होम, देयर वर्ल्ड, देयर इटसेल्फ। कहने का मतलब ये है, फॉर दोस हु वांट टू अंडरस्टैंड इट इन इंग्लिश, दिन भर करते काम, पूरे दिन में काम करते हैं और रात में पेड़ों में सो जाते हैं। ये तो आसान भाषा में लिखा गया है। अब आते हैं छठे स्टैंजा पर, उनके मन में लोभ नहीं है। अब यहां पर बड़े पते की बात की गई है कि उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जाने की भी चाह नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि उनके मन में बिल्कुल भी लालच नहीं है। लोभ का मतलब लालच, ओके, ये च है, लालच नहीं है, पाप नहीं यानी कि कोई भी गलत काम नहीं करते, परवाह नहीं यानी कि किसी भी चीज के बारे में वो चिंता नहीं करते हैं, जग का सारा माल हड़प कर जाने की भी चाह नहीं। हड़पने का मतलब होता है जबरदस्ती ले लेना, यानी कि अगर पूरी दुनिया का धन मैं अपने पास नहीं लेना चाहता,
तो उस तरह का कोई लोभ या लालच भी नहीं है, राइट। तो अगर इस तरह की कोई भावना आपके आपके दिल में नहीं है तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र रह सकते हैं और काफी आराम की जिंदगी जी सकते हैं। तो माल, किसी दूसरे के माल को हड़प कर, पूरी दुनिया का माल को हड़प कर, माल मतलब किसी तरह का धन, उसको ले जाने की भी कोई चाहत नहीं है। तो पक्षियों के मन में ना तो कोई लालच है, ना ही कोई पाप करने की इच्छा है, वो दूसरों या उनका नेचर नहीं है। वे दूसरों की चीजों को छीनकर या सारे संसार अपने कब्जे में लेकर उसकी इच्छा नहीं रखते हैं कि दूसरे दूसरे के चीजों पर कब्जा करें या दूसरे की चीजों को छीने। ऐसी कोई भी इच्छा उनके मन में नहीं है। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता है जो औरों के हित उसे छोड़ वे देते हैं। तो अब कहते क्या है 7th स्टैंजा में, श्रम का मतलब होता है मेहनत, यानी कि अपने मेहनत से उनको जो भी मिलता है उसको उतना भर ले लेते हैं। वो ले लेते हैं कि अगर मेरी मेहनत से मुझे ये चीज मिली है तो उसको वो ले लेते हैं, और उसके बाद जो बच जाता है औरों के हित वे छोड़ देते हैं। हित का मतलब भलाई, किसी और के काम आना। तो अगर उनके काम आने के बाद कुछ बच जाए तो वो दूसरों के लिए वही चीज को छोड़ देते हैं। वो हो सकता है खाना हो, वो हो सकता है कोई घोंसला हो इत्यादि, राइट। लेकिन वो हर चीज को अपने पास ही रखने की कोशिश नहीं करते हैं। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वो भरते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट स्टैंजा है। कहने का मतलब है 8वें स्टैंजा में, सीमाहीन का मतलब है जिसकी कोई सीमा ही ना हो, यानी कि जिसकी कोई लिमिट ही ना हो, राइट। सीमाहीन गगन में उड़ते, तो गगन मतलब आकाश, आसमान, यानी कि पूरा आसमान की तो कोई लिमिट नहीं है, आप कहीं पर भी जा सकते हैं, यानी कि उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। यानी कि सीमाहीन, हीन का मतलब होता है विदाउट, तो विदाउट एनी बाउंड्री, विदाउट एनी सीमा, गगन यानी कि पूरा आकाश या पूरा आसमान में उड़ते हैं, निर्भय विचरण करते हैं। निर्भय मतलब बिना डरे, विचरण का मतलब घूमते हैं, बिना डरे वो आसमान में घूमते रहते हैं। नहीं कमाई से औरों की अपना वो घर भरते हैं, कि दूसरे की कमाई से वो अपना घर नहीं भरते हैं। इसका मतलब क्या है, मनुष्य काफी हद तक वैसा ही करता है, किसी और की चीजों को छीन लेना, किसी और की वस्तु पर कब्जा करना और उसको अपने लिए इस्तेमाल करना, ये काम कई सारे मनुष्य करते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर कविता में कवि हमको ये कह रहे हैं कि चिड़िया ऐसा कोई भी काम नहीं करती है। तो पक्षी पूरे आकाश में जिसकी कोई सीमा नहीं होती है उसमें बिना डरे उड़ते रहते हैं, वे कभी भी दूसरों की कमाई से अपना घर नहीं भरते हैं। वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट स्टैंजा है, 9th स्टैंजा। जो भी मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं ना उस पर जरा ज्यादा ध्यान दो, ओके। जैसे 8th मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, 6th जैसे मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, सो 9th में अब वो डायरेक्टली मनुष्य से बात कर रही है, तो इसमें एक टोन का फर्क है। वे कहते हैं मानव, यानी कि वो कहते हैं मानव से, तो इसमें मानव से उनकी जो बातचीत हो रही है उसके बारे में बताया गया है। वो कहते हैं मानव, स्वच्छंद का मतलब होता है स्वतंत्र, ओके, स्वच्छंद का मतलब होता है स्वतंत्र। बेड़ी का मतलब होता है जंजीर, यानी कि किसी ना किसी तरह के चेन्स। पग का मतलब होता है पैर, ओके, प्लीज नोट इट डाउन। पग का मतलब होता है पैर, स्वच्छंद का मतलब होता है पूरी तरह से स्वतंत्र, और बेड़ी का मतलब होता है जंजीर। तो ये अब वे मानव से कहती हैं, पक्षी मनुष्य से कहती हैं कि हमसे सीखो, हम स्वतंत्र हैं, लेकिन तुमने खुद को लालच, पाप और बंधनों की बेड़ियों में जकड़ लिया है। अब यहां पर जो बेड़ी की बात की गई है, ये बेड़ी लिटरल चेन्स नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि किसी चेन से बांधा हुआ है, लेकिन यहां पर इस बात की बात की गई है कि आपने लालच जैसी बेड़ी और पाप जैसी बेड़ी और अलग अलग रिलेशनशिप्स यानी कि अलग अलग बंधनों की बेड़ी से अपने आप को जकड़ रखा है, कि आपका कोई किसी से रिश्ता है तो उसी बंधन के चलते आप कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसको कि करने की आपको आवश्यकता नहीं होती है, या आप लालच में ऐसा कुछ काम कर देते हैं, वो भी एक नेगेटिव क्वालिटी है, या किसी तरह का पाप करते हैं, वो भी एक तरह की बेड़ी है, एक तरह की जंजीर है। तो इस तरह की तीन तीन जंजीर, अलग अलग जंजीरों की यहां पर बात की गई है, कि चिड़िया मनुष्य को कहती है कि हमसे सीखो,
हमसे सीखो, क्योंकि हम इन सब बेड़ियों से पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। हम पाप नहीं करते हैं, हम लालच नहीं करते हैं, और किसी ना किसी तरह के बंधनों के पकड़ में नहीं है। 10वें स्टैंजा में क्या कहा गया है? 10वें स्टैंजा में कहा गया है कि तुम हम तुम देखो हमको, फिर अपनी सोने की कड़ियां तोड़ो, ओ मानव, तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। अब कहती है कड़ियां मतलब जंजीर की कड़ियां। ओके, जो बेड़ी है उसकी कड़ियों के बारे में, यानी कि उसके जो अलग अलग जॉइंट्स हैं उसके बारे में बात की गई है। द्रोह का मतलब है विरोध या शत्रुता, यानी कि किसी को ओपोज करना। तो कहने का मतलब क्या है कि चिड़िया कहती है कि हमारी तरह देखो और सीखो, यानी कि तुम हमको देखो और हमसे सीखो कि सोने की जंजीरों को तोड़ो। कि ये जो जंजीरें हैं जो कि शायद सोने के मूल्य की हैं, लेकिन इन जंजीरों को तोड़ो, क्योंकि सोने के मूल्य का मतलब है कि तुमने इनको काफी मूल्यवान बना के रखा है। तुम्हारी समझ में, तुम्हारे मन में लगता है अरे ये तो बड़ी मूल्यवान है, इस तरह से लालच करना तो बड़ी बात है, तो इससे मुझे फायदा होगा। तो एक तरह से सोने का मतलब यह है कि इसका काफी बड़ा मूल्य है, कि सोने की जंजीरों को तोड़ो, कि इस तरह की जो जो जंजीरें हैं जिससे कि आपको जकड़ा गया है उसको पूरी तरह से तोड़ दो, और मानवता से दुश्मनी मत रखो। तुम दूसरे मनुष्य से किसी भी तरह से क्रोध ना करो, उससे दुश्मनी ना रखो, उसका विरोध ना करो। सो द्रोह भावना से छोड़ो, आपस में प्रेम से रहो, और किसी ना किसी तरह की शत्रुता का इमोशन अपने दिमाग में, अपने मन में ना रखो। आखिरी स्टैंजा में आरसी प्रसाद सिंह, जो कि कवि का नाम है, उन्होंने क्या कहा है? वो कहते हैं कि पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर, गाकर फिर उड़ जाती है। तो आखिरी स्टैंजा में जो पहले स्टैंजा की जो तीसरी और चौथी लाइन थी, उसमें जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर यहां पर आखिर में दिया गया है कि ये सब बातें चिड़िया बताती है। राइट, तो उसको पूरा समझाकर लास्ट में कवि हमसे कहते हैं कि गाने के तौर पर, गीत के तौर पर हमको यही संदेश ये चिड़िया सुनाती है। तो क्या कहने का मतलब क्या है? चकित का मतलब है, चकित का मतलब है आश्चर्यचकित, यानी कि सरप्राइज। और घड़ी भर का मतलब है, घड़ी भर का मतलब है थोड़ी देर। राइट, सो पीपल की डाली पर चिड़िया, यानी कि पीपल पर की डाली पर बैठी चिड़िया यही संदेश सुनाने आती है, और थोड़ी देर गाकर, बैठ बैठ घड़ी भर मतलब थोड़ी देर बैठकर गाना गाकर हमें सोचने पर मजबूर कर देती है, हमें चकित कर, हमें आश्चर्यचकित कर देती है। वी आर टेकन बाय सरप्राइज, यानी कि हम सोचने पर विवश हो जाते हैं, हमें सोचने पर मजबूर कर देती है, और फिर गाना गाकर उड़ जाती है। राइट, तो ये हो गई कविता। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से मैंने हर शब्द का, हर लाइन का, हर स्टैंजा का और पूरा संदेश और थीम के विषय के बारे में बताया है, उससे आपको इस पर्टिकुलर कविता के बारे में पूरी क्लैरिटी हो गई है। जैसे मैंने कहा, आप क्वेश्चन बैंक को देख सकते हैं, उससे आपको काफी सहायता मिलेगी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें से जो भी प्रश्न आए, आप उन प्रश्नों का उत्तर काफी सफाई से आप एग्जाम में दे पाएंगे। अगले चैप्टर में मिलेंगे, जो कि होगा आखिरी चैप्टर आपकी मल्हार टेक्स्ट बुक का। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।